मयंक की शादी उसकी कॉलेज फ्रेंड शौरवरी से होती है। शौरवरी एक बंगाली लड़की होती है। सास कम्मो को तो शौरवरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और ना ही ससुर कप्पूलाल को। लेकिन फिर भी वो दोनों अपने बेटे मयंक की खुशी के खातिर शौरवरी को बहू मान लेते हैं। सुप्रभात माँ जी, आज मेरी शादी के बाद की पहली गुड वाली मॉर्निंग है, इसलिए सबसे पहले आपका आशीर्वाद ले लेती हूँ। चल चल, जुग जुग जी, सदा सुहागन रह। देर किए बिना 12 बजे के पहले ही तेरी रसोई की रस्म हो जानी चाहिए, समझी? ओके माँ जी, डन डना डन। शौरवरी रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म में सारा बंगाली खाना बनाती है। खूब भालो श्रोवरी, सब अच्छे से टाइम पर बन गया। भात, भाजा बैगन, दाल, मिष्टी दोई, मटन और सबसे जरूरी स्वादिष्ट मच्छी कड़ी, अति सुंदर। लेकिन जब शौरवरी उस सारे खाने को सबको परोसती है, तभी उसे देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। अरे नासपीटी कुल्टा कलमुही, अरे ओ बंगालन, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है या उसे तू बंगाली मैके में ही छोड़ आई है? मयंक, इसे पता नहीं है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ये सब क्या है? लेकिन माँ जी, जीजू भी तो नॉनवेज खाते हैं। आप दीदी और जीजू को तो कभी कुछ नहीं बोलते, तो फिर शौरवरी को क्यों? मयंक, ज्यादा जुबान मत लड़ा अपनी माँ से। ओ शौरवरी बहू, ये सब आज बनाए, लेकिन आज के बाद नहीं बनेगा। लेकिन पापा जी, इस खाने में क्या खराबी है? इतना अच्छा और पौष्टिक तो है। खाना चाहे जो भी हो, प्यार जरूरी होता है, और मैंने बहुत प्यार से पकाया है आपके लिए ये खाना। तेरा प्यार व्यार गया तेल लेने। चल जा, अब जल्दी से दाल खिचड़ी बना दे। बेचारी शौरवरी अब अपना पसंदीदा खाना नहीं खा पाती। वो एक हफ्ते तक सहन कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसे बंगाली खाने की याद सताने लगती है। वो अपनी दोस्त मोनामी के सामने बहुत रोती है अपनी बात बता के, और अपना दुखड़ा सुनाती है। की बोल बे यार मोना, हमार लाइफ इट्स गेटिंग वर्स। मैं बिना मच्छी और भात के नहीं जी पा रही हूँ। जब से बंगाली खाना मेरी लाइफ से जुदा हुआ है, मेरी लाइफ बहुत फीकी फीकी हो गई है। शौरवरी, मेरे पास एक ढिंचैक प्लान है। मोनामी और शौरवरी एक प्लान बनाते हैं, जिसमें मोनामी चुड़ैल का गेटअप लेकर कम्मो और गप्पूलाल के कमरे में जाकर उन्हें डराती है। आमी जे तुम्हार, शोधो जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार। ओ भैंसो उठो। नहीं नहीं। चुड़ैल मोनामी को देखकर गप्पूलाल की सुसु निकल जाती है। तुम कौन हो? तेरी मौत। क्या 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 चाहिए तुमको? क्यों आई हो हमें परेशान करने? तुम्हारी वजह से शौरवरी बेचारी भूखी रह रही है। उसे बंगाली खाना बनाने दो, वरना मैं तुम्हें बवासीर होने का श्राप दे दूंगी। फिर बिताना अपनी सारी उम्र बाथरूम में ही। जब कोई किसी के खाने पर रोक टोक करेगा, मैं उस व्यक्ति को बवासीर होने का श्राप दूंगी। कहते हो तो दूं अभी तुम्हें श्राप। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए चुड़ैल अम्मा, हम उसे बंगाली खाना बनाने देंगे। इस तरह मोनामी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और कम्मो और गप्पूलाल अगले दिन से शौरवरी को बंगाली खाना बनाने की अनुमति दे देते हैं। क्या बात है माँ, आज अचानक से आपने शौरवरी को उसका मनचाहा खाना बनाने की परमिशन दे दी? कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में बाथरूम के चक्कर नहीं काटने, इसलिए। मयंक कम्मो की बात को समझ नहीं पाता, लेकिन मोनामी के प्लान के कारण शौरवरी भर पेट बंगाली खाना खाने लगती है। तभी एक दिन घर पर गप्पूलाल का एक बहुत ही खास बिजनेस क्लाइंट मिस्टर बनर्जी आता है और उसके लिए शौरवरी खास बंगाली खाना बनाती है और दोस्तर खान बिछाकर उसे खाना देती है। अबे ओ गप्पू, मैं तेरे साथ इतनी करोड़ रुपए की डील नहीं करने की सोच रहा था, लेकिन तेरी बहू, अरे इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्या लज्जतदार बेहतरीन खाना बनाया है। अरे बेटी, खुश रहो खुश रहो। धन्यवाद काका। शौरवरी के कारण गप्पूलाल का फायदा होता है। कम्मो और गप्पूलाल दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों शौरवरी से माफी मांगते हैं। माफ कर दे बहू, हम सटिया गए थे जो तुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अपने दामाद को तो कुछ नहीं कहा मैंने कभी, लेकिन बहू को कह दिया। इस भेदभाव के लिए माफ कर दे मुझे। आज तेरी वजह से हमने कारोबार में बहुत तरक्की पाई है। हाँ शौरवरी बहू, प्लीज हमें माफ कर दो बेटा। अरे माँ जी पापा जी, ई तुम्ही की करबो। चलिए सेंटी मत होइए अभी, और ये लीजिए मिष्टी दोई खाइए,
क्योंकि बंगाली खाना भी बाकी खाने की तरह रिश्तों में मिठास घोलता है। सभी गॉगल्स पहनकर साथ में नाचते हैं। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर का चेन्नई को बुबू भाजा बादाम, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। और इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। मालती की 3 बहुएं थी, मीना, रीना और सीना। तीनों की सरकारी नौकरी थी। एक पुलिस वाली, तो दूसरी कलेक्टर और तीसरी बहू डॉक्टर होती है। वही मालती भी रिटायर्ड जज थी। वैसे तो तीनों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां भाई 4 बर्तन होते हैं वहां खटर पटर तो होती ही है। कुछ ऐसा ही हाल मालती जी के घर में भी था। एक दिन सुबह सुबह, दीदी मुझे मेरा नाश्ता बना लेने दीजिए, फिर आप अपना सारा नाश्ता बनाइए, मुझे देर हो रही है। खुद पुलिस की नौकरी करती हो तो क्या, मैं कलेक्टर हूँ, तुमसे ज्यादा जरूरी काम है मेरा। मुझे जल्दी से डिब्बा पैक कर लेने दो। आई बड़ी, आप दोनों से जरूरी मेरा काम है। अगर समय पर हॉस्पिटल न पहुंची तो मरीज की जान भी जोखिम में हो सकती है। इस तरह तीनों बहस करने लगती हैं कि कौन पहले भाई नाश्ता बनाएगा। ये सुबह सुबह घर को जंग का मैदान क्यों बना रखा है? रोजाना अलग अलग नाश्ता बनाना जरूरी है क्या? ये नहीं कि मिलजुल कर काम कर लें। तभी पड़ोसन मंजू के घर में आ जाती है। अरे मालती बहन, 2 चम्मच लाल मिर्च मिलेगी? वो क्या है ना, मेरे घर की मिर्चें खत्म हो गई हैं। आ गई चले पर मिर्च लगाने। चुप। अभी लेकर आई, ये लो। क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? आपको क्या करना मंजू आंटी, आपकी बहू आपके बेटे को रोज सुबह बेल्ट मारकर उठाती है। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आता है। मैंने आपको कुछ कहा नहीं ना? तो हमारे घर की इंक्वायरी क्यों कर रही हैं आप? हाँ। बहू ये क्या तरीका है? उनको क्या हक है हमारे घर की बात जानने का? फिर सारी बहुएं अपना अपना काम निपटाकर वहां से चली जाती हैं। वैसे तो तीनों बहुएं बहुत ही खुशहाल थीं, लेकिन घर के कामों को लेकर तीनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन जब तीनों झगड़ रही होती हैं, तभी चुप हो जाओ तीनों। कहने को तो मैं एक जमाने में इस शहर की सबसे बड़ी जज थी, लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही घर के मसलों का फैसला नहीं कर पाती हूँ। वहीं सास को परेशान देखकर तीनों बहुएं शांति से वहां से चली जाती हैं और मिलकर काम करने लगती हैं। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है। फिर एक दिन घर में मालती की बहन कांति आती है। कांति थोड़ी सी चुगलखोर टाइप होती है। उसे पता था कि मालती की चुगलियों का कांति पर कोई भी असर नहीं होने वाला है, इसलिए वो मालती की तीनों सरकारी बहुओं को अपना शिकार बनाती है। इसकी तो तीनों बहुएं टॉप क्लास हैं। मेरी एक निठल्ली आरती बहू कुछ नहीं करती, आलसी कहीं की। वही कांति से मालती के घर की सुख शांति देखी नहीं जाती, जिस कारण वो बहुओं के कान भरती है। मीना बहू तो ये पैंट शर्ट के सिवा कुछ पहनती नहीं है क्या? वो रीना और सीना तेरी ड्रेसिंग का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे ही रीना के पास जाकर, रीना तू ये क्या हर समय साड़ी पहनती रहती है बेटी? देख मीना और रीना को कैसे मॉडर्न बनकर रहती हैं। वो तुझे देहाती गवार समझती हैं। और इस तरह कांति मासी ने सीना को भी भड़का दिया, जिस कारण तीनों बहुओं में एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है और उनके बीच की दरारें बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन कांति मौसी जब मालती के साथ बाजार जाती हैं, तो अचानक से 2 चोर उनके पेट में चाकू घोंपकर उनके सारे गहने लूट के भाग जाते हैं। जिसके बाद जैसे तैसे मालती उन्हें अस्पताल लेके जाती है, जहां सीना मौसी का अच्छे से इलाज करती है। वहीं मीना उन चोरों का पता लगाती है। इसी बीच इतनी व्यस्त होने के कारण रीना घर और अपने दफ्तर का काम दोनों बखूबी संभालती है। वहीं ठीक होने के बाद मौसी जी को अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुओं मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम तीनों की तरक्की देखी नहीं जा रही थी, जिस कारण मैंने जलन से तुम्हें भड़काना शुरू कर दिया।
लेकिन तुम तीनों वाकई बहुत अच्छी हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। इसके बाद तीनों बहुएं कांति को माफ कर देती हैं। वहीं ठीक होने के बाद कांति अपने घर वापस चली जाती है और तीनों सरकारी बहुएं मिलजुल कर घर और काम दोनों को संभालती हैं और हंसी खुशी साथ में रहती हैं।